Bangladesh's textile industry, the backbone of its economy and its largest foreign exchange earner, is facing a severe crisis amid diminishing government support and policy shifts under the interim administration in Dhaka. यूनुस पे आरोप लगाए हैं कि आपके कारण से जो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, जिसके कारण से कंट्री का 84% फॉरेन एक्सचेंज हुआ करता था, वो बर्बाद हो गई है। वहां हालत खराब है। रमजान का महीना चल रहा है, हम लोग की बहुत बुरी स्थिति चल रही है पूरी इंडस्ट्री की, बांग्लादेश की। नहीं, हसीना वाजिद जो थी वो इंडिया के बहुत करीब थी। अब एक नया सेटअप आया, लेकिन वो नया सेटअप इंटरम है। तो इंटरम सेटअप जो है ना, उसको इंगेज करना, उससे बात करना बहुत बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि उनके पास तो कोई पावर नहीं है। इस तरीके से बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया कैंपेन है, एंटी इंडिया कैंपेन्स चल रही थी वहाँ पर, और वहाँ पर प्रो पाकिस्तानी हुकूमत आई है, और जिस तरीके से बॉर्डर की टेंशन्स बढ़ती चली जा रही हैं, इसमें इंडिया उनको कैसे काउंटर कर सकता है? The turmoil in the sector, which accounts for nearly $48 billion in annual exports, has raised concerns over job losses and declining global competitiveness. कहीं ना कहीं इनकी सप्लाई लाइंस डिसरप्ट हुई हैं, कहीं ना कहीं सप्लाई चेन जो है ना, सप्लाई चेन इनकी डिसरप्ट हुई है। कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल इनका कहां से आता है ये पता लगाओ, वो डिसरप्ट हुआ है। इनके मार्केट्स डिसरप्ट हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर रनिंग द फैक्ट्रीज, वो डिसरप्ट हुई है। राइट, तो देखिए, देयर इज अ क्लियर शिफ्ट इन द फॉरेन पॉलिसी। जो फॉरेन पॉलिसी हसीना वाजिद की थी, ये केयरटेकर सेटअप वो फॉरेन पॉलिसी नहीं चला सकता। बेसिकली उसी फॉरेन पॉलिसी की तो मुखालफत में ये केयरटेकर सेटअप आया। अगर उस फॉरेन पॉलिसी की मुखालफत में ये केयरटेकर सेटअप आया तो ये कैसे चलेगा? इसका रमजान से क्या लेना देना है? फैमिली में अर्निंग्स और इन सारी चीजों से लेके सर, रमजान में लोग शॉपिंग भी करते हैं, ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें होंगी। उन्होंने इन सब चीजों पे जिक्र किया है। मत करो शॉपिंग। नहीं, मतलब वो अपना एक वो कह रहे हैं कि जिस तरीके की स्थिति चल रही है। मुझे रमजान से कनेक्शन नहीं समझ में आया। रमजान में क्या है कि मतलब जो वर्कर्स हैं, चूंकि इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई, तो जो लोग काम करने वाले तो वो सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, वो सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। ठीक है, वो एक महीने की बात है रमजान की, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भी उनकी जिंदगी वैसी तो अच्छी नहीं हुई। तो वो यही कह रहा है कि आपके आने से आपकी जो भी रेगुलेशंस है, उसके कारण से हमारी इंडस्ट्री पूरी बर्बाद हो गई और अब हमारे पास खाने के लिए भी मोहताज हो जाएंगे कुछ दिन। अब ये पता क्या बोलेंगे? अब आप ये कहेंगे कि इंडिया को, अब इनके टीवी में डिबेट होगी, मैं आपको आज बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान में यही हुआ था, यही बांग्लादेश में होगा। अब इनकी टीवी पे डिबेट होगी, राइट? और इनकी टीवी में डिबेट बोलेंगे कि देखो भारत हमारे साथ रिश्ते बिगाड़ रहा है, जबकि इनके बंदे गालियां दे रहे थे, इनके बंदे उल्टा सीधा बोल रहे थे। अब ये कहेंगे, अब ये भारत के ऊपर डाल देंगे कि भारत, एक बात बताओ, भारत ने शेख हसीना को नहीं निकाला, भारत ने तो प्रोटेस्ट नहीं करवाए जो तुम लोग कर रहे हो, भारत ने तो नहीं लुटवा दिया शेख हसीना का पूरा वो बंगला, तोड़वा दिया। वी डिड नॉट डू दैट, राइट? वो तो बांग्लादेशियों ने करा और बांग्लादेशी बड़े फक्र के साथ। तो अभी रो क्यों रहे? मुझे ये समझ में नहीं आया। आपको क्या लग रहा था कि आप प्रोटेस्ट करेंगे, आप हर समय झंडा लेके बाहर निकलेंगे, डफली लेके बाहर निकलेंगे, आर करेंगे, और उसके बाद आप ये भी चाहेंगे कि इकोनॉमी, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती यार। तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे आर क्राइंग। इन्होंने तो खुद करा है। या तो ये बोले कि साहब शेख हसीना अकेली थी जो टेक्सटाइल खुद ही बुन रही थी, खुद ही बेच रही थी, ऐसा तो नहीं है, कोई स्ट्रक्चर होगा ना। उसने तो स्ट्रक्चर का क्या हुआ भाई? जो फैक्ट्री का मालिक है, देखो सुनो प्रोड्यूसर, जो फैक्ट्री का मालिक है वो तो फैक्ट्री का मालिक है, राइट जी। जो रॉ मटेरियल है वो तो रॉ मटेरियल है, जो कारीगर है वो तो कारीगर है, जो कस्टमर है वो तो कस्टमर है, जो इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस है, जो क्वालिटी है उसमें शेख हसीना का क्या? शेख हसीना ने पॉलिसी बनाई एंड शी वाज ड्राइविंग दैट पॉलिसी, यही तो होता है। तो ये यूनुस करे पॉलिसी। नहीं, उसमें एक बड़ा फैक्टर जो मुझे समझ में आ रहा है सर कि बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, उसमें ज्यादा लेबर फोर्स जो भी था सर, हाँ, वो वुमेन का था, महिलाएं ज्यादा काम कर रही थी। बट हाँ, ये जमात का इम्पैक्ट आया, जो महिलाओं को फिर से घर में धकेलना और ये सारी चीजें, इससे भी मुझे ऐसा लगा कि बहुत सेटबैक हुआ बांग्लादेश को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। जो फॉरेन पॉलिसी हसीना वाजिद की थी, ये केयरटेकर सेटअप वो फॉरेन पॉलिसी नहीं चला सकता। बेसिकली उसी फॉरेन पॉलिसी की तो मुखालफत में ये केयरटेकर सेटअप आया। अगर उस फॉरेन पॉलिसी की मुखालफत में ये केयरटेकर सेटअप आया तो ये कैसे चलेगा? और अगर ये केयरटेकर सेटअप हसीना वाजिद की पार्टी को एक फेयर नहीं देता, मौका नहीं देता, तो जारी बात है ये जो गवर्नमेंट अगली होगी वो भी नहीं चलेगी। याद रखें एक बात, जो अगली गवर्नमेंट होगी वो भी नहीं चलेगी, बिकॉज द रियल प्रॉब्लम इज इन बांग्लादेश इज, जैसे पाकिस्तान के अंदर द रियल पावर इज विद द मिलिट्री। तो होता क्या है कि जिसको मिलिट्री चाहती है वो सारा निजाम चलाता है।
इन बांग्लादेश अवाम कहती है पॉलिटिशियंस लीड करें, बट पॉलिटिशियन इफ दे विल नॉट बी डेमोक्रेटिक, द मिलिट्री उनके पीछे उस तरह नहीं खड़ी होगी। मिलिट्री किस हद तक आपको सपोर्ट करती जाएगी, बाद में भाग जाएगी, जिस तरह हसीना वाजिद के केस में था। सो इन बांग्लादेश इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। अब हसीना जो है, इंडिया के अंदर तो फौज इंटरवीन नहीं ना करती, वो तो समझती है कि हमें 100% वी हैव टू लिसन टू द डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस, वी हैव टू लिसन टू द डेमोक्रेटिक लीडरशिप कम व्हाट मे। वो तो लिफ्ट ही नहीं कराते, वो तो आर्मी चीफ वगैरह को लिफ्ट ही नहीं उस तरह कराते जिस तरह हमारे यहाँ। देखें ना, इंडिया के अंदर आप देखें कि इंडियन जो एयरफोर्स चीफ, नेवल चीफ या बाकी चीफ हैं, उनसे जो फॉरेन उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो ज्यादा पावरफुल है, या उसके ऊपर उन्होंने एक और बंदा बैठा दिया, सीडीएस की पोजीशन क्रिएट कर दी है, इन सबको भी बीच में साइडलाइन कर देते हैं। सो इंडिया के अंदर इट इज अ डिफरेंट बॉल गेम। अब ये जो शिफ्ट है फॉरेन पॉलिसी के अंदर, इस शिफ्ट को देखते हुए, ये जो शिफ्ट है फॉरेन पॉलिसी के अंदर, इस शिफ्ट को देखते हुए इंडियंस जो हैं वो चाहते हैं कि ये दोबारा हमारे फोल्ड में आए। ये इंडिया के फोल्ड में नहीं आने वाली, मैं आपको बात बताऊं। और ये जो बातें की जा रही हैं कि शायद वो पाकिस्तान के फोल्ड में आ जाएंगे, ये पाकिस्तान के फोल्ड में भी नहीं है, बिकॉज रिमेंबर पाकिस्तान हैज नथिंग टू ऑफर देम। हम वहां पे जाके पुल, सड़कें, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकते। क्या ये जलील क्या कह रहा है कि बर्बाद कर दिया हमें? हाँ, उसने बोला है कि बर्बाद कर दिया, बहुत लोगों की जॉब चली गई, ये सेक्टर बंद हो रहा है, शट डाउन हो रहा है। आपने सर 3 पॉइंट जो बताए इलेक्ट्रिसिटी का, अडानी वाला आप बिल नहीं दे रहे हैं तो अडानी इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई नहीं कर रहा है, वो भी भारत की साजिश है। हाँ, क्योंकि बांग्लादेशी ये चाहता, हराम के खाने की आदत है ना, ईमानदारी का तो काम करते नहीं है, इनको हराम की खाने की आदत है, यानी कि भारत फ्री में इनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करे, ये बिल ना दे। यार देखो, अडानी की गलती तब होती, गौतम अडानी की, अगर गौतम अडानी कहता फॉर एग्जाम्पल कि पर यूनिट इतना रेट है, मैं रेट बढ़ा रहा हूं, बिना उनको बताए। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस जो थे वो अडानी मना कर देता, कहता कि नीचे कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस नहीं है और मैं मन मर्जी से रेट बढ़ा रहा हूं। दे हैड एवरी राइट, बांग्लादेशी हैड एवरी राइट टू प्रोटेस्ट। वो तो यही कह रहा है कि सर आपने साइन करा है कि आप इतने पैसे दोगे, आप दे दो मेरे पैसे, चलो अगले महीने दे देना, चलो कोई बात नहीं अगले महीने दे देना। ये कह रहे हमने देने नहीं, तुमसे पैसे नहीं देना, हम तो मुफ्त की चाहिए, वरना हम तुम्हें गाली देंगे। और जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब की आप बात कर रहे हैं सर, उस पर एक वो है कि रेमंड सर न जाने कितनों ने अपने वो निकाल लिए सर वहां से, मतलब निकालने की तैयारी या ये चीज चल रही है। इंडिया में एक बड़ा वो आया कि मेड इन बांग्लादेश के कपड़े खरीदने नहीं है, ये एक थॉट प्रोसेस जो लोगों के अंदर चल रहा था। यार देखो ना, इसने बहुत इम्पैक्ट किया है सर।